Okay students, class 10th, I am going to explain history first lesson, nationalism in Europe. In my video, I have explained you the meaning of nationalism. Nationalism कहते किसे हैं? यानी feeling of making independent state on the basis of caste, religion and language. जाति, धर्म और भाषा की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो भावना लोगों में पैदा हुई, उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेशनलिज्म के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम फ्रेडरिक सोरू के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के बारे में उसने क्या सोचा, उसको उसने अपनी प्रिंटिंग में विजुअलाइज किया हुआ है। इट शोज सीरीज ऑफ पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन लॉन्ग टेरिंग ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जहाँ पर ये सब लोग यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं उस लाइन पर लगे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ जाके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेसन। इस जुलूस में कौन कौन लोग शामिल है बेटा? यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। फ्रॉम द हेवंस, और फिर लास्ट में उसको एक चीज़ और भी दिखाई दे रही कि जो स्वर्ग से हेवंस, क्रिस्ट एंड सेंट्स एंड एंजल्स, ठीक है, गेज अपॉन सेंस इफ दे वेर ब्लेसिंग देम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और उसको उसने एक विजुअलाइज की गई है। इसमें लास्ट में उसने ये विजुअलाइज किया है कि नेशन स्टेट इमर्ज इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। अब बच्चों ये बात, ये जो ड्रीम उसने देखा या जो ये पेंटिंग बनाई है, ये उस समय की है जब ये डेमोक्रेटिक स्टेट थे ही नहीं, तब तो ये शुरुआत हो रही थी। अब सोचने की बात है प्रिंटिंग में कितनी बड़ी ताकत होती है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज फ्रेडरिक सोरू? तो आप उसमें लिख दीजिएगा कि फ्रेडरिक सोरू वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। और अगर इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसा कि इसमें इस वाले टॉपिक में डिफिकल्ट वर्ड हैं आपके, जैसे नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट इज वन वेयर द ग्रेट मेजॉरिटी आर कॉन्शियस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द सेम कल्चर, राइट। एक वर्ड आता है यूटोपियन। यूटोपियन क्या है? परफेक्ट सोसाइटी, है ना, वेयर एवरीवन वर्क्स वेल, दैट इज सो आइडल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ऐसा लगता है कि जो कुछ इन्होंने किया वो वास्तव में है, ठीक है। इस टाइप की जो सोसाइटी होती है, इस टाइप की जो सोसाइटी होती है, उसको हम यूटोपियन बोलते हैं। इसमें एक चीज और है कि प्लेबिसाइट, एक प्लेबिसाइट वर्ड को भी आप लोग नोट कर लेना। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वोट इन विच द एंटायर इलेक्टोरेट्स इज इन्वाइटेड टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज प्रपोजल। डायरेक्ट वोट इसको बोला जाता है। बच्चों थोड़ा सा हमारे पास जो फर्स्ट पेज में एक पिक्चर है, उस पिक्चर को हम एक्सप्लेन करें, उसमें क्या क्या बात हम निकल के सामने आती है। उसमें ये सबसे पहली बात तो ये निकल के सामने आती है कि फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरू विजुअलाइज हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फर्स्ट एक पहली तो ये, एंड जो फर्स्ट प्रिंट है सीरीज, सो दैट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग ए लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय। उसके बाद people of the world and groups as the distinct nation identified through their flag and national जो custom है। The procession was led by USA and Switzerland, इसमें भी ये नोट करें। लास्ट में एक चीज़ मैंने आपको शॉर्ट में आपको बताई थी कि क्राइस्ट हैं, सेंट्स एंड एंजल्स गेजिंग अपॉन द सेंस सिंबलाइज, ठीक है, फ्रेटर्निटी एमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जो दुनिया बनेगी, उस दुनिया में लोगों के बीच एक भाईचारा और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। अब आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कम इन 1789। आप तो बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं 9th क्लास में।
और व्हाट वाज द एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर इसकी बात अगर हम करें तो इट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जो मोनार्की के जो राइट थे वो फ्रेंच सिटीजन को ट्रांसफर कर लिए गए। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड मेक द नेशन एंड सेव इट्स डायनेस्टी। ठीक है, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया गया बच्चों, अगर कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करें तो जो फीलिंग इन लोगों के दिमाग में आई थी उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं या ये भी हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस स्टेप्स टू यूनाइट द पीपल ऑफ फ्रांस, क्योंकि अकेला आदमी इस काम को नहीं कर सकता, सभी लोगों को इन्होंने अपने साथ लिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस, द आइडिया ऑफ पैट्रे एंड सिटाडेन, पैट्री जो होते हैं फादरलैंड और ले सेटोन जो नागरिक के जो आइडियाज़ थे उनको लागू किया, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इन्होंने बनाया, फॉलो किया, यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। समझ में आ गया। स्टूडेंट्स एडुकेट मिडिल क्लास, सेटअप जैकोबिन क्लब्स। बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज जैकोबिन क्लब, तो हु सेटअप इज जैकोबिन क्लब जो होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास पीपल वहाँ पर बैठकर अपनी जो आइडियाज और रिवोल्यूशनरी यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो प्रिपरेशन हो रही थी वो जैकोबिन क्लब के माध्यम से करते थे, और फ्रेंच आर्मी को उस बारे में प्रोत्साहित किया जाता था कि जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मी जा रही है इस टाइप की बातों को वहाँ पर वो स्प्रेड करें, एक्सटेंड करें। तो स्टूडेंट एडुकेट मिडिल क्लास सेटअप जैकोबिन क्लब एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशनरी इनटू हॉलैंड। सुनिए कहाँ कहाँ इन्होंने फैलाई बात, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली इन 1790। उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक इस केस में एक नई बात आती है, नेपोलियन का इंट्रोडक्शन हो जाता है। आप लोग नेपोलियन के बारे में जानते हैं जिन्होंने सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड दिया था। नेपोलियन इंट्रोड्यूस, और वो नेपोलियन इसमें आते हैं, मैंने आपको बताया जब वो आर्मी जो है वो ही वॉज द कॉर्पोरल ऑफ द आर्मी, और जब उनकी आर्मी जो है इधर उधर सब इन बातों को फैलाती है तो लोग इनके विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि नेपोलियन सत्ता में आ जाते हैं। नेपोलियन इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन सिंप्लीफाई द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू मेक the whole system more efficient. His revolutionary principles were called civil code in 1804, usually known as Napoleonic code. Both are same. ठीक है, this code was exported to the region of Switzerland, Italy and Germany. The French army were welcomed as the symbol of liberty in Brussels, Mainz, Milan and Warsaw. The people became hostile due to the increased taxation. ठीक है, बहुत अच्छी बात हुई थी यहाँ पे, ड्यू टू द इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। उसके बाद एक चीज़ और आती है इनके दिमाग में, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्मनी के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो इटली एंड स्विट्जरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटोन्स। बेटा इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डचीज एंड कैंटोन्स। तो ये एक छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, अभी छोटे छोटे पार्ट होते हैं राज्य के ही। तो इसमें ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद इन द टेरिटरी ऑफ व्हिच लिव्ड diverse people. They did not see themselves as sharing the collective identity or the common culture. दूसरा जो था हैब्सबर्ग एम्पायर था, that ruled over Austria, Hungary and for example was the patchwork of many different region of the people. It include the Alpine region and Tyrol, Austria and इट इंक्लूड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। सीधे और उसके बाद एक चीज़ आती है, इन गैलेसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिस, और बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट्स ग्रुप दे आर लिव्ड इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। ओके बेटा, ज़्यादा बातें मैं एक दूसरी वीडियो में आपके सामने करूँगा, फिलहाल आप स्टॉप।